नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक भूगोल का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इस पाठ का अगला हिस्सा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने भूमि, मृदा और जल के बारे में काफ़ी विस्तार में चर्चा की है। आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में यह टॉपिक जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, यह शुरू होता है एक छोटी सी घटना से जिसमें मोना एक प्रदर्शनी में घूम रही है। प्रदर्शनी होती है जहाँ पर चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, एक किस्म का बाज़ार समझ लीजिए आप। और ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी है, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें लाई गई हैं, जो वस्तुएं लाई गई हैं, वो हाथों से बनाई गई हैं। हस्तशिल्प मतलब हाथों से की गई कलाकारी। यह एक सुंदर हैंडबैग है। मोना ने कहा, अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बैंत और बांस की बनी हैं। बच्चों, बांस की टोकरियां, बांस का सामान ये आपके आसपास के इलाकों में भी काफ़ी देखने को मिलता है। आपकी रसोई घर में एक टोकरी रखी होती है जिसमें आपकी माताजी चपातियां बनाकर डालते हैं, वो भी अधिकतर बांस की बनी होती हैं, बैंत की बनी होती हैं। अब समय के साथ कई लोग प्लास्टिक की टोकरियां यूज़ कर लेते हैं या रेडीमेड टोकरियां आ जाती हैं, परंतु मुख्यतः अभी भी गाँव में बांस और बैंत की बनी हुई अनेक वस्तुएं प्रयोग में आती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। और वहीं पे एक लड़की रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित होती है। तो अध्यापिका क्या बताती हैं कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से रेशम के कीड़े का चित्र दिखाया गया है और यह शहतूत के पेड़ों पर रहते हैं। इनको शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति, ये सारी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, जो हमने बांस की बात की, बैंत की बात की, रेशम के कीड़ों की बात की, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। और जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति होती है, वन्य जीवन, यह कहाँ पाए जाते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल को हम इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमें मिलता है। हम लोग मनुष्य भी जैव मंडल का हिस्सा हैं। तो जैव मंडल कहाँ होगा, जीवन कहाँ होगा? जहाँ पर स्थल होगा या जल होगा। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में या तो जीवन हमें पानी में मिलता है या फिर स्थल पे मिलता है। और वायुमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना वायु के तो पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव ही नहीं है। तो ऐसी जगहों में जो ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल होगा, वहाँ पर जैव मंडल होता है। और जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं और निर्भर करती हैं। इसको हम बोलते हैं पारितंत्र। यह जीवन आधारित तंत्र जो है, जिसमें सभी जीवित जातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम पौधों पर निर्भर हैं, पौधे हम पर निर्भर हैं। हम मतलब जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। तो इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, ये बात तो आप मानते हैं। अब पौधों से हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पर भी लिखा गया है, परंतु आप तो स्वयं जानते हैं, इसलिए आप स्वयं बताएंगे।
वीडियो में साथ साथ में आप बता सकते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला मतलब तेज हवाओं से मृदा को बचाते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। और भी पेड़ों के असंख्य उपयोग हैं जो आप अपने माता पिता के साथ और अध्यापक के साथ बात करके लिख सकते हैं। बच्चों, वन्य जीवन के अंतर्गत क्या क्या आता है? जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव। अब इन्हें लोग क्यों पालते हैं? इनकी क्या उपयोगिता है? दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए, ऊन के लिए इनको लोग पालते हैं। और जो कीट हैं, अब मैं पूरे जैवमंडल की बात कर रहा हूं, ये सारा जीवन है। मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। और एक और अन्य काम करती है जो शायद आपको पता ना हो, फूलों के परागण में मदद करती है, अनेक फूलों को खिलने में मदद करती है, फैलने में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसी तरह चिड़ियां अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं। हमने कहा ना कि इकोसिस्टम मतलब परितंत्र, जहां पे जीवन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। चिड़ियां अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं, अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। मतलब पर्यावरण को साफ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गिद्ध, जिन्हें हम वल्चर्स कहते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़ा हो अथवा छोटा हो, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। चाहे वो एक मधुमक्खी है, चाहे वो छोटा सा कीट है, चाहे वो एक चिड़िया है, एक गिद्ध है, चाहे मनुष्य है, तो चाहे वो छोटा जंतु है या बड़ा है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, पारितंत्र में संतुलन पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम वितरण कहते हैं, यह भी पूरी पृथ्वी पर अलग अलग है। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करते हैं? वो है तापमान और आर्द्रता, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो पूरे विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में रखा गया है: वन, घासस्थल, गुल्म और टुंड्रा। वन जिसे हम फॉरेस्ट्स कहते हैं, घासस्थल जिन्हें हम ग्रासलैंड्स कहते हैं, गुल्म मतलब स्क्रब्स झाड़ी वाला क्षेत्र, और टुंड्रा क्षेत्र जो अक्सर बर्फीले क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत अधिक समय तक, साल में लगभग 8-8, 9-9 महीने बर्फ पड़ी रहती है। तो इन 4 क्षेत्रों में पूरी वनस्पति को बांटा गया है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थितियों के कारण कहीं पे वन पैदा हो जाते हैं, कहीं पे घासस्थल होते हैं, कहीं पे गुल्म और कहीं पे टुंड्रा क्षेत्र होते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है, जहाँ पे बारिश अधिक होगी वहाँ पर विशाल वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, मतलब ह्यूमिडिटी कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां, जिन्हें हम गुल्म कह रहे हैं, स्क्रब्स उगती हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। क्योंकि शुष्क क्षेत्र है ना, बारिश कम होती है, तो जितना पानी उनको अवेलेबल होता है उसको बचाने के लिए इस तरह की उन्होंने अपने आप में अनुकूलन कर लिया होता है, उनकी अडेप्टेशन है। और शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। तो ये चारों क्षेत्रों में वनस्पतियां
अलग अलग रूप से क्यों होती हैं, ये इसमें समझाया गया है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं, कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।